गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। तो पहले इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में हम चैप्टर को पढ़ेंगे। जीवन परिचय इस तरह से है इनका। यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। तो ये उनका जीवन परिचय है कि ये क्रांतिकारियों से जुड़े हुए भी थे। लेकिन इनके बारे में एक बात मैं ये बताना चाहूँगी जो यहाँ पर नहीं दी है, कि ये इनके साथ जुड़े हुए थे भगत सिंह और सुखदेव से। लेकिन जो अंग्रेज़ों के अत्याचार थे, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, तो उनके अत्याचारों से ये टूट गए और टूटकर उनके पुलिस के मुखबिर बन गए। इस तरह से ये कहा जाता है कि भगत सिंह और सुखदेव आदि की जो गिरफ्तारी हुई थी वो इनकी मुखबरी के कारण हुई थी। इस तरह से इन लोगों ने फिर इनको देशद्रोही मान लिया था। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई, 1976 में हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने फिर इनको छोड़ दिया। अंग्रेज़ों का काम तो हो गया था, इसलिए इनको छोड़ दिया अंग्रेज़ों ने। फिर आप देखिए, यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। एक लेखक के तौर पर हम यहाँ पर इनको पढ़ रहे हैं, तो इनका लेखकीय रूप पढ़ेंगे। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थवादी का अर्थ है मतलब जो देखते हैं, समाज में जो महसूस करते हैं उसका यथार्थ वर्णन करते हैं, यानी सही वर्णन करते हैं, जैसा रूप है उसका ही वर्णन करते हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, बदुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भारत की भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो ये व्यंग है, इनका जो ये चैप्टर है, लेख है, इसमें उन्होंने किस पर व्यंग किया है, कटाक्ष किया है? पतनशील सामंती वर्ग पर। पतनशील का अर्थ है जिसका पतन हो चुका है, पतन की ओर उन्मुख है। सामंती वर्ग यानी जो एक तरह से कहें तो जो रईस लोग थे, पैसे वाले लोग थे, है ना। लेकिन पहले नवाब थे या किसी राजा के दरबार में थे, नवाब के दरबार में थे, तो उनके तौर तरीके जो थे वो बहुत राजशाही होते थे। लेकिन अब वो उनकी नवाबी चली गई, उनकी जमींदारी चली गई, उनके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन उनके जो जीवन शैली के तौर तरीके हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। उनको वो यही दिखाना चाहते हैं कि हम आज भी नवाब हैं, हम आज भी बहुत पैसे वाले हैं, यानी दिखावटी जीवन शैली जीने के आदी हैं। तो उन पर लेखक ने व्यंग किया हुआ है। फिर आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे, यह है लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक ने क्या किया? मुफस्सिल अर्थात केंद्रीय स्थान, मुफस्सिल का अर्थ होता है केंद्रीय स्थान या सेंटर। वहाँ से जो अन्य जगहों के लिए ट्रेनें जाती हैं, तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, सेकंड क्लास के लिए अधिक दाम लगते हैं, इसलिए उनको क्या किया, उनको दूर नहीं जाना था, भीड़ से बचकर सोचना था, अपनी नई कहानी के विषय में सोचना था, इसलिए सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया उन्होंने।
तो गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। क्या हुआ, लेखक क्या सोच के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा था कि ज़्यादा दूर नहीं जाना है, और उसे उम्मीद थी कि डिब्बा जो था वो निर्जन होगा। उसको ऐसी आशा थी, लेकिन डिब्बा जो था वो निर्जन नहीं था, अर्थात पूरी तरह से खाली नहीं था। वहाँ पर एक नवाब साहब जो थे वो बड़े आराम से एक सीट पर बैठे हुए थे। उनके सामने चिकने खीरे रखे हुए थे। तो उनको लेखक के आ जाने से बहुत अधिक असंतोष हुआ। तो लेखक सोचता है कि शायद ये भी कहानी के विषय में सोचने के लिए यहाँ आए होंगे एकांत में, और फिर मेरे आ जाने से इनको असंतोष हो रहा है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा लीं। जो नवाब साहब थे उन्होंने लेखक से बात करने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया, उनके आने से कोई खुशी नहीं दिखाई, और उनकी आंखों में असंतोष दिखाई दिया। तो लेखक ने भी उनसे बात करने की पहल नहीं की, कोई कोशिश नहीं की, और अपना आत्मसम्मान, उनको भी लगा कि मैं भी बात पहले क्यों करूं, इसलिए उन्होंने क्या किया, चुपचाप से आंखें बंद करके बैठ गए। आंखें चुरा ली यानी उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मजले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। लेखक कहता है कि खाली बैठ के कल्पना करते रहना उसकी आदत है। तो वो अब खाली बैठ के क्या कल्पना कर रहा है कि नवाब साहब जो हैं उन्होंने भी अकेले यात्रा करने के उद्देश्य से इस सेकंड क्लास में वो आए होंगे, और उन्हें लगा होगा कि यहाँ पर कोई नहीं होगा। लेकिन जब अब लेखक आ गया है तो उनको ये लग रहा होगा कि उसके सामने वो खीरा कैसे खाएं, क्योंकि वो अपना दिखावा क्या कर रहे थे, नवाबी का दिखावा कर रहे थे, अपने रईस होने का दिखावा कर रहे थे। तो जब दिखावा ऐसा कर रहे थे और खीरा खाएंगे तो लोग समझेंगे कि ये उनके बारे में पता नहीं क्या अनुमान लगाएंगे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। अर्थात पहले तो नवाब साहब ने क्या किया, लेखक से बोलने का, बात करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। लेकिन जब लेखक ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो अचानक से नवाब साहब ने क्या किया, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। उनको आदाब किया, अर्थात उन्हें अभिवादन किया, और फिर कहा कि क्या खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, लेकिन लेखक यशपाल जो हैं उनका ये भाव परिवर्तन पसंद नहीं आया। भांप लिया, अर्थात समझ लिया उन्होंने। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। अर्थात ये नवाब साहब जो हैं वो क्या करना चाहते हैं, शराफत यानी अपनी सज्जनता का भी दिखावा करना चाहते हैं, उसका भ्रम बनाए रखना चाहते हैं कि मैं कितना सज्जन व्यक्ति हूँ, इसलिए अब मुझसे खीरा खाने के लिए कह रहे हैं। तो लेखक ने क्या जवाब दिया, शुक्रिया यानी धन्यवाद, किबला शौक़ फरमाएं, आप ही खाएं खीरे को। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया, और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने से यानी बहुत व्यवस्थित ढंग से उन्होंने क्या किया, खीरे को छीला, काटा, उस पर तौलिए पर सजा लिया उसकी फांकों को। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में वे अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक क्या सोच रहा था कि मियाँ बनते तो बहुत रईस हैं, यानी बहुत पैसे वाले बनते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर लोगों से छिपकर खीरा खाना चाहते थे। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अर्थात नवाब साहब ने फिर से उनको खीरा खाने के लिए आमंत्रित किया।
कि लखनऊ उसकी खीरे की प्रशंसा भी की कि लखनऊ का बालम खीरा है, आप इसको खा लीजिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। अब लेखक की परेशानी क्या थी कि उसके मुंह में खीरे को देखकर पानी तो आ रहा था, लेकिन पहले वो मना कर चुका था। लेखक जो था वो पहले मना कर चुका था, तो अब अगर वो खीरा लेना भी उसने उचित नहीं समझा, अपने स्वाभिमान का निर्वहन करना ही उसे ठीक लगा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। अर्थात उसके मुंह में पानी तो आ रहा था, फिर भी उसने क्या उत्तर दिया, धन्यवाद, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, यानी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। मैदा अर्थात मेरा लीवर जो है वो भी जरा कमज़ोर है, खीरे का बोझ सहन नहीं कर पाएगा। किबला शौक फरमाया अर्थात आप ही खाएं। नवाब साहब ने सतृषण, सतृषण का अर्थ है इच्छा के साथ, यानी खीरा खाने की विशेष इच्छा उनकी आंखों से टपक रही थी। आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे को देखा और फिर खिड़की के बाहर देखा और फिर गहरा सांस उन्होंने लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं। मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने क्या किया, एक एक फांक को उठाया, खिड़की अपनी नाक के पास ले गए और उसको सूंघा और फिर उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिया और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों ये है खानदानी रईसों का तरीका। तो लेखक ने क्या देखा कि उन्होंने सब फांकें उठाकर फेंक दी और फिर गर्व से यानी घमंड से लेखक की ओर देखा, जैसे उनको कहना चाह रहे हों कि ये हमारा नवाबी तरीका है, नवाबी शान शौकत है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, ये है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा अर्थात लेखक को स्वीकार कर लेना पड़ा, मान लेना पड़ा कि भाई ये खानदानी तहजीब है, ये नवाबों की ये शान शौकत है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक सोच रहा था कि ये नफासत का तरीका तो हो सकता है या रईसी दिखाने का तरीका हो सकता है, लेकिन क्या इस तरह से पेट भी भरा जा सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। तब तक क्या हुआ, लेखक ने सुना कि नवाब साहब डकार भी ले रहे हैं और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी स्वादिष्ट तो होता है लेकिन पेट के लिए ठीक नहीं होता है। नवाब साहब ने ऐसा कहा। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक, अर्थात लेखक के जो ज्ञान की आंखें थीं वो खुल गईं, उसको अपनी नई कहानी के लिए जो विषय वस्तु थी वो मिल चुकी थी। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने से डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अर्थात लेखक सोचता है कि अगर ये बिना खाए डकार ले सकते हैं तो मैं भी बिना घटना और बिना पात्रों के अपनी इच्छा मात्र से नई कहानी लिख सकता हूँ। इस तरह से उसको नया विचार जो था वो उसके मन में आ चुका था, आइडिया आ चुका था, किसके? लेखक के। इस तरह ये चैप्टर है, लेकिन इसमें उन्होंने जो व्यंग किया है वो क्या किया है, ऐसे दिखावटी लोगों पर व्यंग किया। मुख्य उद्देश्य जो पाठ का है वो यही है कि लेखक ने जो दिखावा पसंद लोग होते हैं उन पर ये चैप्टर व्यंग करता है। तो आप इसको पढ़ेंगे, बुक से पढ़ लीजिएगा ठीक से, फिर उसके बाद में एक एक पैराग्राफ लेंगे और पैराग्राफ से प्रश्न बनाएंगे, क्वेश्चन बना के 5 क्वेश्चन बना के लिख लेंगे। धन्यवाद।